आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। सुबह में चली तेज आंधी और बारिश के कारण बलिया गांव के एक मकान का दीवार गिरने से बुजुर्ग की हुई मौत। कोरोना काल के 18 महीने बाद शहर में हुआ सार्वजनिक पूजा गणेश चतुर्थी। और नगर निगम पक्की सराय चौक स्थित सराय कैंपस पर चलाया जेसीबी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अहली सुबह तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने तांडव मचाया। मनियारी थाना क्षेत्र के बलिया गांव के एक मकान का दीवार गिरने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। शनिवार को अहली सुबह आई तेज आंधी व बारिश में एक घर का दीवार गिर गया, जिसमें एक बुजुर्ग दीवार के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया, लेकिन तब तक उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना मनियारी थाना के अमरक पंचायत के बलिया गांव की है, जहां बुजुर्ग के मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक 70 वर्षीय रामेश्वर सिंह है। इधर घटना के संबंध में मृतक के पुत्र मनोज कुमार ने बताया कि रात को पिता खाना खाने के बाद कमरे में खटिया पर सोने चले गए थे। इसी दौरान तेज आंधी व बारिश आई, जिसमें घर का दीवार गिर गया। दीवार के नीचे पिता दब गए थे। हल्ला होने पर आसपास के अन्य लोग मौके पर जुट गए। किसी तरह लोगों की मदद से उन्हें दीवार के नीचे से निकाला गया। वह खून से लथपथ थे। उन्होंने आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। जब तक उन्हें ले जाते उन्होंने दम तोड़ दिया था। बताया कि घटना में उन्हें सिर पर पैर के अलावा शरीर के कई जगहों पर चोट लगी थी। आज कल सुबह जैसे सोए हुए थे अपने घर में, 4 बजे सुबह के आसपास आंधी आई थी, आज तो बारिश भी आई थी। उसी में इनका जो है घर में सोए थे, उसी में ही दीवार इनके ऊपर गिर गया। दीवार गिर जा उसी में चप गए। हल्ला उल्ला हुआ, लोग गए, हम लोग वहाँ से गए, पहुँचे। इसके बाद गाड़ी करके यहाँ इलाज के लिए इनको लाए। इलाज हुआ और 8 बजे इनका लगभग 8 साढ़े 8 बजे इनका डेथ हो गया। उस समय से हम लोग प्रक्रिया के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल में कोई भी आदमी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई सही कुछ बता ही नहीं रहा है। और इलाज के क्रम में इनके लड़का से मनोज कुमार से 1000 रुपया, शायद 1000 रुपया भी लिया कि हम इलाज यहाँ किए हैं। यही तो मैं लिया है ये पैसा? अब यहाँ के स्टाफ है जो। क्या करते थे मृतक? मृतक मजदूरी करते हैं, अपना खेती बाड़ी में मजदूरी करते थे। कितने बजे घटना है? 4 साढ़े 4 बजे घटना है। पुर में ही ड्यूटी करते हैं, तो हम तो यहाँ थे, सो रहे थे, तब फोन आया ऐसे ऐसे बात हुआ है, तुम जल्दी आओ। गाड़ी लेकर आया, गलका चौक पर हम बैठे, बाबूजी को लेकर हॉस्पिटल आ गए। यहाँ टाका उका लगवाया, बैंडेज ये सब किया, सब कुछ किया, सुइया दिया, फिर यहाँ भेज दिया, कर दिया यहाँ जाइए इमरजेंसी रूम में लेटाइए। लेटा दिए। यहाँ आकर ये बोले हमको बेचैनी घबराहट हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो 2 सुइया भी दिया लाकर, उसके बाद चला गया। उसके बाद बेचैन होने लगे एकदम। हम बोला ऐसे ऐसे, तो ऑक्सीजन मशीन लगाया, तब तक ले एक्सपायर कर चुके थे। आज जो गलका इसको ट्रीटमेंट किया, वो हमसे बोला इतना पैसा दो हमको, हम ट्रीटमेंट किए हैं। कोरोना काल के 18 महीने बीत जाने के बाद शहर में सार्वजनिक रूप से प्रतिमा स्थापित कर गणेश चतुर्थी पूजा शुरू हुई। भगवान गणेश के जन्मोत्सव पर मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी की पूजा जिले में शुक्रवार की देर शाम से धूमधाम से मनाई जा रही है। 10 दिन तक चलने वाले गणेश चतुर्थी पूजा को लेकर शहर से लेकर गांव तक धूम मची हुई है। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। गणेश उत्सव भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और अंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। वहीं इस बार कोरोना संक्रमण के कारण कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शहर में छोटे पंडाल बनाकर गणपति की प्रतिमा को बैठाकर पूजा की जा रही है। समाज का विकास और अपने बिहार का भी विकास, गणपति बाबा से यही अर्चना हम लोग करते हैं कि समाज का विकास हो, गांव का विकास हो, समृद्धि विकास हो। और बीते वर्ष जो कोरोना काल से हम लोग गुजरे हैं, उस कोरोना से भी मुक्ति मिले
और विभिन्न प्रकार के जैसे कोरोना सरकार जो गाइडलाइंस जारी की है वही गाइडलाइंस के अनुसार यह मेला का आयोजन और विभिन्न रूपों मास्क का उपयोग करके ही संचालन किया जा रहा है। जिले में महिलाओं पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गायघाट थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा एक युवती के साथ महीनों दुष्कर्म के बाद गर्भवती अवस्था में घर छोड़ दिया। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन महिलाएं एवं लड़कियों पर अत्याचार और अन्याय रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कहीं न कहीं से शोषण का मामला सामने आ ही जाता है। ताजा मामला जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां एक युवती के साथ कई महीनों तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और जब वो गर्भवती हो गई तो उसे घर पर लाकर छोड़ दिया गया। अब युवती एक बच्चे की मां बन गई है। जानकारी के अनुसार नाबालिग युवती को बीते 15 तारीख को एक बच्चा हुआ। हालांकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक आरोपी को पकड़कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं अन्य आरोपी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पीड़िता के अनुसार पिछले साल मुखिया के यहां आवासीय बनाने के लिए गई थी। उसी दौरान 5 आदमी मिलकर उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद गलत किया और 9 महीने तक रखा। जब युवती गर्भवती हो गई तो उसके घर लाकर छोड़ दिया गया। उसके बाद 15 तारीख को पीड़िता को एक लड़का जन्म लिया और पीड़िता का कहना है कि उसे न्याय चाहिए। थे आवासीय बनवाने मुख्य मनोज सैनी के दरवाजे पर। मनोज सैनी उनको 5 आदमी मिलकर उठा लिए। मनोज सैनी, कंचन सैनी, सोनू सैनी, साहिल देवी, राम कृपाल सैनी। उसके बाद हमको बंद कर दिए बंद कमरा में और उसके बाद 4 चक्कर से मुजफ्फरपुर रखे। उसके बाद हमको 7-5 गलत किए और उसके बाद हमको बाहर भेज दिए। उसके बाद हमको 9 महीना रखे। उसका 14 तारीख को हमको जब बच्चा होने का दर्द हुआ तो लाकर छोड़ दिया और 15 तारीख को लड़का जन्म लिया। सब मिल के गलत किया है? 2 आदमी मिलके, मनोज सैनी, कंचन सैनी। मनोज सैनी कौन है? मुखिया है। मुखिया कौन पंचायत का? लोमा पंचायत का। अच्छा, क्या कहता था वो लोग? वो लोग बहुत गंदा मारता था, पीटता था, हर एक काम करता था। अभी कंप्रोमाइज करने के लिए बोला है? जी, बोला कि अगर केस करेगी तो मुँह पे तेजाब डाल देंगे। उसके बाद मेरा गए गायघाट में केस करने, तो उसके बाद मेरे भाई को उठाने का धमकी दिया। जी, आप क्या चाहती हैं? हमको इंसाफ चाहिए। गायघाट थाना के पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जांच के लिए भेजा जा रहा है। नाबालिग का है, पॉस्को एक्ट का केस है। वो पॉस्को एक्ट की विक्टिम को लाए हैं। उसके बाद जो नियमतः विधि सम्मत कार्रवाई होगा, 164 वगैरह का बयान होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पकड़ाएगा? आरोपी तो अब 164 के बयान के बाद ही उसमें आगा आरोपी बनाएगी, गिरफ्तारी होगी? हाँ, एक गिरफ्तारी हुई है अभी रिसेंट, तो कल का केस एक दर्ज हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक शर्मा है। लड़की बच्चा को जन्म दे दी है? हाँ, एक बच्चे की माँ है। बच्चे को जन्म दी है तो मुखिया क्या कोई आरोपी बनाए? पूर्व मुखिया भी हैं, शामिल है। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में जापानीज इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित भर्ती बच्चों की मौत हो जाने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिले में जापानीज इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत होते ही विभाग में हड़कंप मच गया और मृत बच्चे के परिजनों में चीख पुकार मच गई। आपको बता दें कि एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती बच्चे की जापानीज इंसेफ्लाइटिस से मौत हो गई। उसकी मौत के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी पीएससी को अलर्ट कराया। वहीं जेई टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन बीते पहले ही बच्चा बुखार से ग्रसित होकर अस्पताल पहुंचा था। मृत बच्चा पूर्वी चंपारण जिले के रामनगर का रहने वाला है। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बच्चे की मौत की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि उक्त बच्चा चंपारण जिले के रामनगर क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी उम्र 11 वर्ष है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जेई टीकाकरण अभियान को तेज कराने का निर्देश दिया गया है। पूर्वी चंपारण का था, वो वहाँ एसकेएमसीएच में भर्ती हुआ था। तो हम लोगों ने भी अपने यहाँ सभी जो है प्रभारी को अलर्ट कर दिया है कि जेई का वैक्सीनेशन जो है हर हाल में 100% कर लें।
निगम कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद शहर के कई वार्ड पार्षद अपने अपने वार्डों में साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं। शहर में पिछले 5 दिनों से अपने विभिन्न मांगों को लेकर निगम कर्मचारी हड़ताल पर है, जिसके बाद शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। एक तरफ जहां पूरे जिले में जल जमाव से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर वायरल फीवर भी अपना कहर बरसा रही है और निगम कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर भगवान भरोसे हो गया है। इसके बाद शहर के कुछ वार्ड पार्षद स्वच्छता दूत बनकर लोगों को कचरे से निजात दिलाने में जुट गए हैं। वार्ड संख्या 27 के पार्षद अजय ओझा खुद झाड़ू लेकर सफाई में जुट गए हैं। अजय ओझा के इस पहल पर वार्ड के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। मझौलिया निवासी नूतन वर्मा ने बताया कि निगम के अन्य वार्ड पार्षदों को इससे सबक लेने की जरूरत है, जो कुर्सी मिलने के बाद सोचते हैं कि अब उन्हें जनता को जवाब नहीं देना होगा। अजय जी जो कि है हमारे मोहल्ले में तो करवाते ही हैं, पूरा साफ सफाई पर पूरा ध्यान देते हैं और इनसे जितना कोशिश हो सकता है तो ये दूसरे वार्ड में भी जा करके अपने तरफ से निस्वार्थ भाव से करते हैं। और हम लोग तो चाहेंगे कि हमारे पार्षद ऐसे ही रहे और ऐसे ही काम करते रहे। कोविड में भी जितना हुआ छिड़काव वगैरह खुद से आकर के छिड़काव करते थे और हम समझते हैं कि हमारे जितने भी पार्षद मतलब 27 वार्ड के लोग हैं तो सब लोग इनसे पूरी तरह खुश हैं। और पार्षद के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे शहर में? और पार्षद के हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो पार्षद भी हमारे अजय जी जैसा ही काम करे। वहीं वार्ड पार्षद अजय ओझा ने बताया कि कचरा उठाने वाला भी इंसान है और फैलाने वाला भी इंसान है, इसीलिए इंसानियत को जिंदा रखने के लिए और वार्ड की जनता ने जिस काम के लिए उन्हें चुनकर निगम में भेजा है उस काम को करने में उन्हें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। निश्चित रूप से नगर निगम के कर्मी राज्यव्यापी हड़ताल में हैं। हम आपके माध्यम से भी बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उनकी मांगों को जल्द सुना जाए। रही बात साफ सफाई का, तो यह तो हर घर का दिनचर्या है, लोगों का रोज का दिनचर्या है। वर्तमान समय में जो एक साफ सफाई की जो व्यवस्था है थोड़ा सा लचर हुई है, फिर भी हमने अपने वार्ड में लोगों को जूझने नहीं दिया है। कचरा नियमित घर से निकल रहा है, नाला पूरी तरह ठीक ठाक है और झाड़ू में जहाँ अधिक कचरा है रोड पर वहाँ पर झाड़ू से समेट कर कचरा को एकत्रित किया जा रहा है। और यदा कदा यह कार्य जो हम आज अपने वार्ड में चला रहे हैं, इसी तरह हमको लगता है कि बहुत सारे वार्ड पार्षद भी कुछ लगे हुए हैं जो बेहतर स्थिति बना रहे, महामारी का प्रकोप न बढ़े। इसे देखते हुए हम और तमाम वार्ड पार्षद से कहेंगे कि निश्चित रूप से आप अपने अपने वार्ड के लिए निकले। 7वें वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और शहर नरक बन चुका है। नगर निगम कर्मी राज्यव्यापी हड़ताल पर आज 5वां दिन भी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के नगर निगम कार्यालय परिसर में भी निगम कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। निगम कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की है, जिससे शहर में जगह जगह कचरे का ढेर लग गया है और शहर की सूरत नरकीय बन चुकी है। पूछे जाने पर निगम कर्मी जो हड़ताल पर है उन सभी के द्वारा बताया गया कि हड़ताल लगातार जारी रहेगा जब तक कि सरकार सम्मानजनक समझौता न कर ले। आज विभिन्न यूनियनों के नेता को पटना नगर विकास एवं आवास विभाग में बुलाया गया है। उम्मीद है कि सरकार सभी कर्मचारियों का सम्मानजनक समझौता करेगी। अगर कर्मियों का सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो कल से और उग्र आंदोलन होगा। 5वां दिन हम लोग के हड़ताल का है और हम लोग 12 सूत्री मांग को लेकर के पूरे बिहार में आंदोलन किए हुए हैं और ये आंदोलन जब तक सरकार हम लोग का मांग नहीं देगी तो तक हम लोग वापस लेने नहीं जा रहे हैं। कल से हम लोग इस हड़ताल का रूपरेखा बदलने वाले हैं, उग्र होगा और कोई काम नहीं करने देंगे और जनता के बीच चल करके हम जनता से अपील करेंगे कि जनता भी हमारे साथ रोड पर आवे। और ये शहर का स्थिति नारकीय है। जब प्रतिदिन
200 टेलर कूड़ा 10 कंपैक्टर कूड़ा हटता है, उससे साफ नहीं होता है, तो 5 टेलर 5 टिपर कूड़ा उठाने से शहर साफ होगा। खाना पूर्ति करने के लिए हम लोग भी छोड़े हुए हैं, एनजीओ वाला कर रहा है, उससे क्या होगा? आप लोगों को भी नज़र में आता होगा क्या सफाई हो रही है। लेबर हमारा एक भी नहीं है, अपना जहाँ तहाँ से पार्षद लोग अपना कुछ वोटिंग के लिए अपना कर रहे हैं। दिन आज हम लोग का हड़ताल जारी है, धरना प्रदर्शन चल रही है। ऐसे सरकार स्तर से हम लोग का आवाज़ जो है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और नगर विकास मंत्री तारकेश्वर बाबू के कान तक पहुंच चुका है और समझौता के लिए महासंघ के पदाधिकारी लोग को बुलाया गया है। आशा और विश्वास है कि आज सम्मानजनक समझौता हो जाएगा। अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो सोमवार से मुजफ्फरपुर नगर निगम और पूरे बिहार में उग्र आंदोलन होगा। जब तक सम्मानजनक समझौता नहीं हो जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नगर निगम द्वारा दिए गए आदेश के बाद पक्की सराय स्थित सराय कैंपस में जर्जर भवन को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। पक्की सराय चौक स्थित निगम के सराय कैंपस में जर्जर भवन को निगम के बुलडोजर से शनिवार को ध्वस्त कर दिया गया है। निगम प्रशासन और पुलिस बल की निगरानी में पूरी कार्रवाई संपन्न हुई। निगम प्रशासन की ओर से सराय कैंपस भवन को पहले ही जर्जर घोषित कर परित्यक्त घोषित कर दिया गया था। निगम प्रशासन की ओर से सराय कैंपस में रहने वाले अतिक्रमणकारियों को भवन खाली कराने के लिए इससे पूर्व 3 बार नोटिस भी जारी किया गया था। डेडलाइन के अंतिम दिन
जेसीबी लगाकर सभी भवन को जमींदोज कर दिया गया। वहीं दोपहर को समय के लिए अतिक्रमणकारियों द्वारा पहले बसाने तक उजाड़ने की मांग को लेकर कुछ देर के लिए काम करने से निगम कर्मियों को रोका भी गया, पर पुलिस की सख्ती के आगे किसी की भी नहीं चली और आखिर भवन खाली कराकर सभी भवनों को जमींदोज कर दिया गया। खाली करीब का दम लिया जाता है, न खाने का ठीक है। लॉकडाउन 2 बरस लग गया, अब 2 बरस लॉकडाउन में क्या करेगा आदमी बताइए। इसमें हमारी माँ वगैरह के गुजर गई, हमारा पूरा परिवार गुजर गया। बताइए हम लोग हैं क्या जाए, बताइए कहीं कि 2 दिन में खाली कर देना, खाली कर दिया, देखिए क्या असर हो रहा है। अब कहाँ जाए, अब बताइए। बहुत तबीयत खराब है हमारा, उस घर में कुछ नहीं है। देखिए पूरा सामान पड़ा हुआ यहाँ सुबह तक, एक बार घुमा कर। बस हमारा मांग, नाम मोहम्मद अशरफ है, हमारा मांग है बस थोड़ा सा ठिकाना दे दे माए बाप। हजूर माए बाप इनके डीएम साहब जो तोड़ रहे हैं, नगर आयोग जो तोड़ रहे हैं, उनके दिल में बेचैनी अब बस मालूम रख दें। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। हम लोग का ये सब टूट गया है घर, अब हम कहाँ जाएंगे बताइए। अब लोग क्या करते, सरकार कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ हाथ रख के बैठ सकते हैं, मगर हम लोग सहारा नहीं दे सकते। अगर ये हमको सहारा देगा, हमारे बाल बच्चों का कहाँ जाएगा, बताइए आप लोग। हम लोग कहीं डिमांड क्या है, आप लोग का मांग क्या करते हैं? बना के दे, कहीं पे भी देखो बनाकर। हम लोग का बाल बच्चा का आश्रय मिलना चाहिए। एक तो आश्रय टूट गया, हम लोग कहाँ जाएंगे। यही तो हमारा आशियाना था, यही हम लोग का पैदाश था, यही सब कुछ था मेरा। ये कहाँ जाए, आप बताइए हम लोग कहाँ जाए। सरकार क्या किया, सरकार के लिए जिंदगी भर मरते हैं, सरकार हम लोग का कुछ नहीं किया। वहीं अतिक्रमणकारी खाली कराने आए अपर नगर आयुक्त को बताया कि विधि व्यवस्था को लेकर पर्याप्त संख्या में पुरुष और महिला पुलिस बल को लगाया गया है। साथ ही माइकिंग के बाद पूरे सराय कैंपस को खाली करवाया गया और जेसीबी लगाकर जमींदोज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आगे भी निगम की जमीन पर जिन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा है, उस सभी जगहों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। नगर निगम द्वारा काफ़ी दिन से यहाँ पर माइकिंग का काम पहले भी किया गया था, ताकि इसको शांतिपूर्ण ढंग से इसको तोड़ा जा सके। और हमारा प्रयास अभी यही है कि जहाँ कहीं भी नगर निगम में जो अतिक्रमण जो जगह है, तो उसको हम लोग अतिक्रमण से मुक्त करें और साथ साथ आने वाले समय में जो स्मार्ट सिटी के तहत जो भी हमारा कार्यभार हो, उसको हम लोग और बेहतर यहाँ पे कर पाए। इनको बसाने के लिए बसावट के लिए अभी जो हमारे जो नगर आयुक्त महोदय हैं उन पे हमारी इस पे अभी बातचीत चल रही है और जैसे ही इस पे कुछ आता है हम लोग जो है मीडिया के माध्यम से लोगों को देखते हैं। आधे अधूरे हटाए जा रहा, अतिक्रमण हटाया भी जा रहा, तो आधा अधूरा एमएस की बात करें या मधौलिया की बात करें, तो बाकी अभी ये अतिक्रमण ड्राइव शुरू किया गया है और धीरे धीरे जहाँ कहीं भी पूरे शहर में जो अतिक्रमण होगा उसको हम लोग हटाने का पूरा प्रयास अभी से कर रहे हैं। राम भजन साह मार्केट में जिला महिला राजद की अहम बैठक की गई, जिसमें महिला प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुई। शनिवार को जिला महिला राजद के द्वारा गोला रोड स्थित राम भजन मार्केट में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजद के महिला प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर शामिल हुई, जिसमें महिला प्रकोष्ठ की बूथ स्तर तक मजबूत एवं धारदार बनाने पर चर्चा की गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। महिलाओं को सम्मान देने का काम मात्र एक हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और राजद ने किया है। साथ ही कहा कि सरकार गूंगी, बहरी और निकम्मी हो गई है, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल जनहित को लेकर आंदोलन करती आ रही है और आगे भी हम लोग महंगाई के खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगे। मौके पर महिला महानगर अध्यक्ष रेणु सहनी सहित पार्टी से जुड़ी सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं। मैं आज अपने प्रदेश के आदेशानुसार प्रदेश के जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं श्री जगता बाबू, आदरणीय प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार हर प्रकोष्ठ को 5-5 जिला मिला है अभी, जिसमें मेरा आज प्रथम यात्रा शुरू हुआ है मुजफ्फरपुर से। और मुजफ्फरपुर का जो हमारा संगठन है महिला संगठन, वो संगठन काफ़ी मजबूत है और मैं चाहती हूँ कि और मजबूत हो और ये संगठन सिर्फ शहर तक न महानगर तक ही नहीं, जिला तक ही नहीं, प्रखंड तक ही नहीं, बूथ स्तर तक हमारी महिला
पहुँचे और हमारा संगठन की मजबूती बूथ स्तर तक हो, हमारी बूथ लेवल पे भी महिला संगठन मजबूत हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज मैं मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का जज और अन्य न्यायालय पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कोर्ट परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। लोक अदालत की शुरुआत जिला जज व अन्य न्यायिक पदाधिकारी ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। विभिन्न प्रकृति के मामलों की सुनवाई के लिए 13 बेंच बनाई गई थी, जिन्होंने कुल 665 मामलों का निपटारा किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि 1200 केसेस को चिन्हित कर नोटिस किया गया था, जिसमें सर्वाधिक बैंक के 400 मामले रहे। इस कुल में 3.05 करोड़ ऋण मामलों में समझौता कराया गया। इधर बीएसएनएल के लिए निर्धारित बेंच में 12 मामलों का निपटारा किया गया। साथ ही कहा कि लोक अदालत में कई ऐसे निर्धन व्यक्ति पाए गए जो विवादों से मानसिक और आर्थिक कठिनाई झेलते आ रहे हैं। ऐसे लोगों को न्याय दिलाना ही इस अदालत का मुख्य उद्देश्य है। एक बार फिर से नालसा के डायरेक्शन पर और बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देशानुसार मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें हम लोगों ने 1200 केसों को चिन्हित किया। उन तमाम केसों में नोटिस भेजी गई और उसके लिए 13 बेंच का गठन किया गया था, जिसमें अभी भी प्रक्रिया चल रही है और अभी तक के हिसाब से लगभग 650 केसों का निपटारा हो चुका है, जिसमें 170 क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं जो विभिन्न अदालतों में हैं। इसके अलावा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के 27 केस, एमएसईटी के 43 केसेस। एमएसईटी के केसेस में 3 करोड़ 5 लाख से ऊपर की राशि का समझौता के आधार पे पक्षकार को देने का एक मसौदा तय हुआ है और ये इन ड्यू कोर्स उनको पेमेंट किया जाएगा बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के जो पेंडिंग केसेस हैं विशेष न्यायालय में 61 केसों का निष्पादन अभी तक हो चुका है और 4 सिविल वाद का भी निष्पादन हम लोगों के द्वारा जो गठित बेंच थे उनके द्वारा किया गया है और बैंक के प्री लिटिगेशन लगभग 400 केस का निष्पादन। अभी और संख्या बढ़ेगी चूँकि कार्यक्रम उसका चल रहा है, बट अभी तक लगभग 400 केसों का निष्पादन किया गया है और बीएसएनएल के भी 42 केस प्री लिटिगेशन के उसका निष्पादन किया गया है। इसमें हमारे जो कर्मचारी हैं उनका सहयोग, अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं, इंश्योरेंस के जो भी पदाधिकारी हैं, बैंक के पदाधिकारी, उससे जुड़े हुए अधिवक्तागण, वो सब और पक्षकार के अधिवक्तागण, उन तमाम लोगों के सहयोग से हम लोगों ने आज अभी तक एक सफल आयोजन किया है। कथैया थाना क्षेत्र के गांव में दिव्यांग पति ने अपनी दिव्यांग पत्नी को न्याय दिलाने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कथैया थाना क्षेत्र के दिव्यांग परिवार न्याय की आस में शनिवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा। पीड़ित के पति ने कहा कि गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने उनकी दिव्यांग पत्नी के साथ बलात्कार किया है, जिससे संबंधित थाना की पुलिस ने बलात्कार के मामले को छेड़खानी में बदल दिया। साथ ही आरोप लगाते हुए पुलिस ने आवेदन पर उससे अंगूठा भी लिया और बाद में आवेदन को ही बदल दिया। घटना को 1 महीने होने के बावजूद पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। दिन में 2 बजे जाता पांडे और उर्फ रविंदर पांडे, देविंदर पांडे, दोनों आदमी घर में घुस करके इनको रेप किए। थाना पर पहुंचे, थाना में केस लिखा है तो रेप का केस नहीं लिखकर छेड़खानी का केस लिख दिए। बहुत उनको रिक्वेस्ट किया कि मेडिकल जांच करा दीजिए, लेकिन कोई थाना अध्यक्ष कोई नहीं बोला कि हाँ तुम्हारा होगा मेडिकल भी नहीं कराया आज तक। मामला कब का है? 19/8 का। उस समय से आप लोग क्या अभी तक भटक रहे हैं? अभी तक भटक रहे हैं। थाना में इस चीज़ को नहीं लगाया गया है? जी नहीं, थाना बोला जी नहीं, छेड़खानी हुआ है। थानेदार क्या कहते हैं? थानेदार बोलते हैं छेड़खानी हुआ है, छेड़खानी का मामला लिख कर दिए हमको। आपका क्या कहना है? और हम बोलते हैं जी नहीं रेप हुआ है, तो बोले नहीं ये सब तो छेड़खानी का मामला है। आज तक 2 आदमी, एक आदमी तो अंदर गया, 2 आदमी अभी भी घूम रहा है। डीएम से मिले तो क्या बोले डीएम साहब? डीएम साहब तो आवेदन लिए हैं। क्या आश्वासन को दिए हैं? हाँ दिए हैं, जिसका कार्रवाई हो गया न्याय मिलेगा। कितना साल से भटक रहे हैं?
1 महीना से भटक रहे हैं। 19 तारीख का मामला है, आज 11 तारीख हो गया, अभी तक कोई समाधान हमारा नहीं निकला। क्या चाहते हैं इस मामले में? हमको उचित दंड मिलना चाहिए। वहीं पूरे मामले को लेकर दिव्यांग महिला के अधिवक्ता SK झा ने बताया कि घटना 1 महीने पहले की है। महिला के द्वारा बलात्कार की बात पुलिस को बताई गई। दिव्यांग होने के कारण पुलिस का काम था कि उसे उसके आवेदन को पढ़कर सुनाया जाता है। जो महिला है, यह महिला जन्म से ही यह दोनों आँख से यह अंधी है, कान से भी इसको सुनाई नहीं देता है, बहुत कम सुनती है। और इसके पति जो हैं सो इसके पति भी दिव्यांग हैं। और इस महिला का एक एलिगेशन यह है कि इनके साथ में इनके ग्रामीण के द्वारा रेप का काम किया गया और रेप कमिट किया गया। इस आशय का एक शपथ पत्र महिला के द्वारा ऑनरेबल कोर्ट में भी दिया गया है। इसको कोर्ट में यह फाइल हो चुका है ऑन रिकॉर्ड। दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे महिला बता रही है कि ये मेडिकल के लिए आज भी तैयार है, लेकिन पुलिस के द्वारा इनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है कि पुलिस इनका मेडिकल घटना के समय भी यह थाना पर गए हुए थे और आज तक भी यह मेडिकल के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन मेडिकल इनका नहीं किया गया। तो अब सवाल है कि बहुत दिन इसमें घटना का समय बीत जाने के बाद में तो अब तो कुछ साक्ष्य तो आएगा नहीं मेडिकल संबंधी। लेकिन महिला बहुत बोल्डली आज भी कह रही है कि हमारे साथ में रेप हुआ है। तो इसमें उस समय तत्काल में एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएट इस टाइप के मामले में 376 को उसमें मेंशन करना चाहिए था। और दूसरी बात, इनका तत्काल मेडिकल होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब सूचिका स्वयं कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है, कोर्ट में चिल्ला कर कह रही है, ऑन रिकॉर्ड अपना शपथ पत्र दे रही है, तो फिर इसमें कहीं से कोई बात में क्या है? पुलिस इसको छेड़खानी कह रही है। हाँ, वहाँ पर भी महिला बता रही है कि हमको FIR का कॉपी पढ़ाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया, चूँकि इसको तो आँख से तो दिखलाई नहीं पड़ता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है। इन्होंने बताया कि हमसे सिर्फ अंगूठा का टिप लिया, जो हम जानते हैं। और पुलिस के द्वारा इसमें 447, 341, 342, 323, 379, 354, 354B, 504, 506, 34 IPC में केस दर्ज किया गया। क्या लगता है आपको मुजफ्फरपुर पुलिस दबंग बलात्कारियों को बचाने? देखिए, अगर महिला का यह आरोप है कि हमारे साथ रेप हुआ है, महिला कह रही है चिल्ला कर कि मेरे साथ रेप हुआ है, और पुलिस के द्वारा उसमें रेप के मामलों में कार्रवाई नहीं किया जाना, पुलिस के द्वारा मेडिकल जांच नहीं कराया जाना, यह तो निश्चित रूप से यह पुलिस व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।